वेव मैकेनिकल मॉडल के थ्रू 4 नंबर्स कैलकुलेट किए गए थे। ये 4 नंबर्स जो थे इनको हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। और ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। मतलब जैसे सपोज कि ये मेरा एड्रेस है ना, मेरे बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या क्या चाहिए कि भाई इंडिया में है, इंडिया में कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ पे हैं, जयपुर में, जयपुर में कहाँ पे है, महेश नगर में, महेश नगर में भी कहाँ पे है, सी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में भी कहाँ पे है, 451 में है ना, 451 में। तो पूरी लोकेशन पता लग गई। अब उसमें भी कोई पूछे कि C451 में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, कोई मैथ्स का है, कोई बायो का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई किसी और सब्जेक्ट का है, तो आप क्या बोलेंगे कि स्पेसिफिक और कैसे हो जाएगा कि अगर ये भी इंफॉर्मेशन हो जाए कि केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, फिर उस शेल के बाद किस सब शेल में है, फिर कौन से ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, ऑर्बिटल में अगर मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, किस तरीके से अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन, उसकी रेडियस क्या हो सकती है, उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, इन सब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो निकाली गई वो किससे निकाली गई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, जिसको दिया किसने था, हाइजेनबर्ग और आपके ये जो साइंटिस्ट थे एरविन स्क्रोडिंजर, इन दोनों ने मिलकर के ये मॉडल बनाया था। एरविन स्क्रोडिंजर, इन दोनों ने मिलके ये मॉडल बनाया था। और इस मॉडल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। और आपको इसमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि इसकी जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन के थ्रू कितने नंबर्स निकाले गए थे इलेक्ट्रॉन के लिए, 4, उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। और उन क्वांटम नंबर को कैसे हम निकाल सकते हैं, किसको किसको क्या कहते हैं और उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको GIS भी भेजा तो थोड़ा सा भेजा था। अच्छा, एक्चुअली मैं ही खुद बहुत बिजी हो गई थी तो इसलिए मैं PDF भेजना, मैंने कल रात को मैसेज भेजा था, इसलिए मैं वो नहीं कर पाई। कोई बात नहीं। मैंने मैसेज, आपने मैसेज तो कोई नहीं भेजा था। डाला था, डाला था? हाँ डाला था। किस पे, ग्रुप पे? नहीं, पर्सनल मैसेज था। चलो बाद में देखते हैं। इसीलिए कह रही हूँ पीछे बैठ जाओ। ये डी ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं पीछे ही चला रहा था। समझो थोड़ा सा, पहले डी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाँ जाओ पीछे जाओ, उठो। डी के बारे में थोड़ा सा समझो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये चला है, चला नहीं क्या, चल रहा है, पीछे से व्यू अच्छा था। पहले थोड़ा कम करना पड़ेगा तब। पीछे से व्यू अच्छा, व्यू अच्छा है ना, बस। चलो, डी ऑर्बिटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन करते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे। डी में कौन कौन से थे, DXY, DYZ, DZX। ये सिमिलर होते हैं। कितने लोब्स होते हैं इसमें, 4 लोब्स होते हैं ना, डबल डंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डंबल। इनको क्या नाम दिया गया है, इनका शेप क्या होता है, डबल डंबल। केवल आपका DZ² जो होता है वो केवल Z एक्सिस में होता है, बाकी सारे ये क्या होते हैं, XY की बात करो तो XY में होंगे, DYZ की बात करो तो YZ प्लेन में होंगे, DZX की बात करो तो ZX प्लेन में होंगे। इसके 4 लोब होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई इन XY, YZ एंड XZ प्लेन्स। तो इनके नाम किस बेसिस पे दिए गए हैं, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, उसकी बेसिस पे दिया गया। फिर
एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोड, और एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। एक पॉइंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, नोड, और एक को क्या बोलेंगे हम, नोडल प्लेन। तो इसको समझ लेते हैं। एक को बोलोगे नोड और दूसरे को क्या बोलोगे, नोडल प्लेन। ये देखो एक इंफॉर्मेशन और है किसके बारे में, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, ये वाला जो ऑर्बिटल है हैज 4 हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 4 लोब्स होंगे। क्या है अंशुल, डिस्टर्ब नहीं करो अंशुल, एक बार मैं वो कर दूंगी फिर नोट कर लेना। पेन कहाँ गया, ये लिखा हुआ है ना 4 लोब्स, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along axis of x and y, orbital is exactly like xy, जैसा xy प्लेन में होता है वैसा ही होता है, only difference is it is rotated through 45 around z axis, z axis के अराउंड ये थोड़ा सा कितने एंगल पे रोटेटेड होंगे इसके लोब्स, 45 डिग्री पे। कभी कभी इन ऑर्बिटल्स की बेसिक इंफॉर्मेशन ये जो दी जा रही है इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। डी जेड स्क्वायर की अगर बात करूँ तो 2 लोब्स अलोंग जेड एक्सिस, ऐसा था डी जेड, ऐसे लोब्स थे, और एक क्या थी, इस तरीके की रिंग थी, एंड अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन, एक रिंग होती है जो किस प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में होती है, वहां पे क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और बाकी जो इसके लोब्स होंगे मतलब बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ पे होंगे, जेड एक्सिस में। ये किस में है, जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है यहाँ तक बात, कौन आया, कौन आया था, चला गया। अब बात कर लेते हैं नोड और नोडल प्लेन की। नोड का क्या मतलब है, देखो नोड जो होता है वो पॉइंट होता है, क्या बोल सकते हैं उसको, पॉइंट बोल सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट हो जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन हो वहां पे, 0, तो पॉइंट एट विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। जैसे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की साइड होता है ना, तो आप कह सकते हो ना कि न्यूक्लियस ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिले आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड। और नोडल प्लेन होता है कोई भी ऐसा प्लेन मिल जाए आपको, कोई क्या मिले आपको, प्लेन where electron density is 0, मतलब पूरे प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 0 होगी तो उसको क्या बोल दोगे आप, उसको आप कह दोगे नोडल प्लेन। यहां तक बात क्लियर है, नोड एंड नोडल प्लेन। अब जो ऑर्बिटल्स को हम दिखाते हैं, एस ऑर्बिटल को अगर छोड़ दो, एस ऑर्बिटल की अगर बात करो तो एस ऑर्बिटल आपका इस तरीके का होता है, एस का डायग्राम बनाएंगे, एस का नहीं बना, चलो बनाते हैं। एस ऑर्बिटल जो होता है वो आपका होता है स्फेरिकल। एस कैसा होता है, 4 तरीके के ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, एक एस की, एक पी की, एक डी की, एक एफ की।
आप बोलोगे एफ का शेप तो बताया नहीं। एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए बोल देते हैं इनडिफाइन। कॉम्प्लेक्स होता है एफ ऑर्बिटल का, तो पेपर पे वो ड्रॉ करके आपको बताया नहीं जा सकता, तो इसलिए अपन पढ़ते भी नहीं है इसको। बस आपको याद रखना है एफ ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल का जो बात है, इसका शेप कैसा था, स्फेरिकल था, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें तो एस ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगी, स्फेरिकल वे में होगी। स्फेरिकल वे का मतलब समझ रहे हैं, ये तो हम 2D में दिखा रहे हैं, स्फीयर तो 3D होता है ना। जैसे बॉल क्या होती है, 3D होती है, और ये अगर बैंगल की बात करो तो ये क्या है, 2D की बात कर रहे हो आप। इसमें एक्स वाई बता सकते हो, और बॉल में क्या बता सकते हो आप, 3D बता सकते हो, एक्स वाई जेड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके से होती है, स्फेरिकल मैनर में। स्फेरिकल मैनर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, किसमें, एस ऑर्बिटल में, ठीक। अब स्फेरिकल वे में है तो आप कह सकते हो, और सारे डायरेक्शन में इक्वल मिलेगी, तो आप कह सकते हो कि एक्स में भी होगी, वाई में भी होगी, और जेड में भी होगी, तीनों एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, और जेड एक्सिस में भी, सारे के सारे एक्सिस में आपको इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऐसे दिखाओ तो अगर दो एक्सिस बना लो, 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, तो सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इक्वल। क्लियर है बात। हो गया, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ, नींद थक गए। पी की बात कर लो, पी की अगर बात करो, पी की बात करो, डी की बात करो, एस में क्या होता है, सब यूनिफॉर्म होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होती है, ठीक है। पी की अगर बात करो तो दो लोब आपको दिखाई देते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव बना देते हैं, दिखाते हैं, और दूसरे को क्या दिखाते हैं, नेगेटिव लोब। दो लोब दिख रहे हैं इस तरीके से, एक को क्या बोला जा रहा है, पॉजिटिव, और दूसरे को क्या बोला जा रहा है, नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये अपने मन से हम नहीं दे रहे हैं कि ये राइट हैंड में है, ये लेफ्ट हैंड में है, पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अगर जैसे हमने इसको बोला पी एक्स, क्या बोला, इस ऑर्बिटल को अगर बोला पी एक्स ऑर्बिटल है ये, तो पी एक्स, पी में पी एक्स होता है, पी वाई होता है, और पी जेड। एस में केवल एस होता है। पी में 3 तरीके के देखने को मिलते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर हमने बोला इसको पी एक्स, तो एक्स एक्सिस को अगर ये मान लो, तो एक्स में इधर वाली को निगेटिव बोलते हैं ना, और इधर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो उस तरीके से, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अकॉर्डिंग जो वेव फंक्शन बनेगा, इस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग जो वेव होगा, उसके लिए एक टर्म निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन, साई। क्या बोलते हैं, साई। ये जो साइन है ये किसका है, साई का है, पी एस आई। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, पी एस आई क्या बोलते हैं इसको, साई। हाँ, और पी क्या है, साइलेंट है, तभी ये क्या हो गया, साई। इसको क्या कहते हैं हम, वेव फंक्शन। ऐसा ही है, मैं क्या करूँ। आपने कहीं मैथ्स में देखा नहीं है, नहीं देखा है तो आगे देखेंगे, मैथ्स फिजिक्स में देखा हो। पानी ले लो।
इसमें कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें ऐसे ही बोल दिया। ऐसे ही नहीं बोला, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बेसिस पे बोला है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपके सिलेबस में है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं आपको सीधे, नहीं सीधे आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, वेव फंक्शन है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, साई से डिनोट कर। आया कहाँ से है, आया सारा ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। अब देख लो भाई, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या कॉम्प्लेक्स चीज है, थोड़ा सा कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन तो याद रख ही लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में फिर वर्नर हैजेनबर्ग एंड एरविन स्क्रोडिंजर ने डेवलप किया था। ऑन दिस बेसिस स्क्रोडिंजर प्रपोज मॉडल विच कंसीडर वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, मतलब सारा जो डी ब्रॉई और ये सब का कॉन्सेप्ट था, ये सब कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन करेगा। क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, वेव की तरह मूव करता है, और वो वेव की तरह मूव करते हुए कैसे मूव करता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में मूव करता है। इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन क्या करनी है, याद रखनी है। एक बार कभी इक्वेशन ही दे दी है और इक्वेशन के मतलब एक सही फॉर्मेट और 3 गलत फॉर्मेट दिए, तो उसमें से आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे अगर सही याद नहीं होगी। अब आप बोलोगे ये क्या आ गया, हाँ अच्छा, आप भी नोट करते हो साथ में, लिखो, तुम ज्ञान मत ज्यादा बांटा करो। टीचर ज्ञानी होता है क्लास में, तुम बहुत बोलते हो अंशुल। जब क्वेश्चन पूछो तो अपने ज्ञान को खूब फैलाओ, आंसर दो। वर्नर किताब में लिखा है, सब नोट्स में भी होगा, परेशान ना होइए बिल्कुल। अब नई चीज क्या आ गई, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। क्या है भैया, थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। फिर से आ गया साई, साई तो पता चल रहा है कि क्या बात हो रही है, वेव फंक्शन, ये साई है, साई 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 क्या है, साई। अगर देखो तो एक के नीचे डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक के नीचे डेल वाई स्क्वायर आ रहा है, एक के नीचे डेल जेड स्क्वायर आ रहा है। डिफरेंशिएशन 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर। आपने वो पढ़ लिया है, एक डिफरेंशिएशन होता है और एक क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव करके कुछ आता है ना। मैथ्स मुझे इसकी नहीं आती है। ये जो लिखा गया है स्क्वायरिक फॉर्म में, ये क्या है, डबल डिफरेंशिएशन की बात की गई है। वेव फंक्शन को किसकी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डबल डिफरेंशिएट करके ये वेव इक्वेशन बनाई गई है। इसमें कौन कौन सी चीज़ क्या है वो समझ लो। साई इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रॉन जो वेव बना रहा है उसका एम्पलीट्यूड साई है। एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स वाई जेड बाई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स हैं। ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। साई पता ही आपको वेव फंक्शन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका पूरा ये जो फंक्शन निकाला गया है ये टोटल होता है आपका इक्वल टू 0, और इसको एज इफ याद रखना है पूरा पूरा ऐसे। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक और तरीके से लिखते हैं। पूरी इक्वेशन को क्या किया, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। वो सिंपलेस्ट भी नहीं समझ में आएगी,
सिंपलेस्ट भी क्या है, नहीं समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। साई समझ आ रहा है, वेव फंक्शन। ई समझ में आ रहा है, नहीं। ई समझ, जब इसके साथ अटैच होता है तो वैल्यू चेंज होती है। ई क्या समझ आ रहा है, कौन सी एनर्जी थी दीदी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये H जो होता है इसको हम लोग एक और नया नाम देते हैं, बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सुना है, जैसे मैथ्स में प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेटर है ये, एक नया ऑपरेटर है जिसका नाम क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और पढ़ते क्या है इसको, एच कैप। क्या पढ़ते हैं, एच कैप। एच कैप यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है, मैथमेटिकल, मतलब कहाँ से आया है, मैथ से। तो याद क्या रखना है, इक्वेशन में कौन सी चीज क्या है और इक्वेशन, बस। नहीं आती नहीं, पर फिर भी याद कर लो एक बार, कभी केवल इक्वेशन पूछती गई। आउट ऑफ सिलेबस है बंधु, इसलिए। अब चुप रहो तुम, बिल्कुल। अब देखो, इससे निकाला क्या गया, एक और वर्ड यूज किया गया है, दिस इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम। केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही सॉल्व हुई है ये, और किसी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये सॉल्व नहीं हुई है। मल्टी इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो सॉल्व नहीं हुई है। क्या बताता है ये, पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स को बताता है कि एनर्जी उस स्टेट उसका कौन सा है, शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कुछ खास बात नहीं। उसके बाद इससे 3 सेट ऑफ नंबर्स निकाले गए थे। उन 3 सेट ऑफ नंबर्स को क्या बोला था, क्वांटम नंबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 4 नंबर्स बताए गए थे जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। 4 से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से 3 बताए गए थे। उसके बाद एक और ऐड बाद में किया गया था कि इससे भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में मिलेगी। तो वो जो 3 है उनकी बात करते हैं। उनको क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकले थे, उनको ये जो इक्वेशन है इसके सॉल्व करने से मिलते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या नाम देते हैं, क्वांटम नंबर। हाँ क्यों, कम कर दिया ना। ओके मैम, थैंक यू। चलो भाई, अब बात करते हैं। ये जो क्वांटम नंबर हैं, 3 क्वांटम नंबर हैं जो इससे निकाली गई थी, वो कौन कौन सी थी, किसी की आवाज आ रही है? पहले को बोलते हैं प्रिंसिपल, दूसरे को बोलते हैं एजीमूथल, तीसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक। ये तीनों निकाली गई थी किससे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, स्क्रोडिंजर इक्वेशन से। चौथी बाद में जो डिस्कवर हुई उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो 3 ये थी हमारी, 1, 2 एंड 3। पहली वाली जो थी वो क्या बताती है, शेल नंबर के बारे में बताती है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है उसको हम डिनोट करते हैं n से, और ये किसके बारे में बताती है, शेल नंबर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में, एनर्जी स्टेट के बारे में, या आप कह सकते हो ऑर्बिट के बारे में। कौन सी ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी बोलते हैं शेल को ना, कौन सा ऑर्बिट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक,
दूसरा जो होता है एजीमुथल क्वांटम, इसको डिस्कवर किया था किसने? अब आप बोलोगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकाली गई हैं, तो बोर ने कैसे डिस्कवर कर दिया? मतलब बोर ने जो शेल नंबर बताया था वो इनसे निकाला गया, तो वो किसके इक्वल निकला? बोर ने जिसको शेल नंबर बोला था वैसे उसी को इन्होंने क्या बोला? एन बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर सेकेंड वाली जो होती है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, सोमरफील्ड ने बताया था, और इसको डिनोट करते हैं एल से, और ये बताती है सबशेल के बारे में, कौन सा सबशेल होगा, एस होगा कि पी होगा कि डी होगा कि एफ होगा कि जी होगा, इसके आगे भी और भी होते हैं, एस पी डी एफ जी। अपना जो काम पड़ता है वो कहाँ तक पड़ता है? एस पी डी एफ में काम बन जाता है। फिर थर्ड वाली जो थी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जीमैन, क्या नाम था? जीमैन ने डिस्कवर किया था, एम से डिनोट करते हैं, या इसको एम एल भी लिखते हैं ऐसे भी। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। और फोर्थ वाली जो थी उसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, एस या एमएस से डिनोट करते हैं इसको। इसकी केवल दो ही वैल्यूज होती है, एक को बोलते हैं प्लस हाफ और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं माइनस हाफ। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हाँ, ओरिएंटेशन का मतलब है कि जैसे बताएगा कि भाई पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है, एक्स एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल है कि वाई के अराउंड है कि जेड के अराउंड है। अगर डी में है तो डी एक्स है, डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो किस प्लेन के अराउंड है, किस एक्सिस के अराउंड है, ये चीज़ इन्फॉर्म करेगा कौन? मैग्नेटिक। एजीमुथल केवल बता देगा कि कौन सा सबशेल है, प्रिंसिपल बताएगा क्या? कि कौन सा शेल है। प्रिंसिपल से आपका जब आपको शेल पता चल जाता है, शेल नंबर आपको जब मालूम चल जाता है, तो आपको बोर ने फॉर्मूला दिया था रेडियस निकालने का, एनर्जी निकालने का, और क्या निकाला था हमने? वेलोसिटी निकाली थी, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लग जाती। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इसको, है ना। तो अब एक एक करके एक एक को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगी? शेल, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या बताएगी किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, क्या बताएगी किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है। ठीक, क्वेश्चन अगर आपको देते हैं ऐसे, ठीक बोला इन्होंने, सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए। क्या बताना है आपने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो शेल नंबर आपको बताना है, इसका मतलब भाई सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 11, और 11 को आप ब्रेक कर सकते हो। अभी SPDF में आपको सिखाया नहीं है तो इसमें ही लिख रही हूँ 281। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? थर्ड शेल में। थर्ड शेल में अगर आ रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। क्लियर है बात? यस और नो? अब देखो इसके बाद बात आती है किसकी? L की बात आती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की। इसको कैसे निकालेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। इसकी जो वैल्यू निकलती है, इसकी वैल्यू निकलती है
0 to n-1, वैल्यू क्या होती है इसकी 0 to n-1। अगर आपके पास n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ l। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 4, तो l का वैल्यू निकालिए। तो l की वैल्यू क्या होगी, l होगा 0 to n-1, 0 to 4 - 1, मतलब कितना हो गया 0 to 3। 0 to 3 कैसे लिखते हैं, 0, 1, 2, 3। 4 वैल्यूज होंगी l की कितनी वैल्यू होगी, 4 हो सकती है। किसके लिए, n इज इक्वल टू 4 में। l की वैल्यू क्या हुई 0, 1, 2, 3। सबको क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे? Yes, ma'am. 0 to n-1। अगर आपसे पूछा जाए कि l की वैल्यूज कितनी हैं, l की वैल्यूज कौन कौन सी हैं, तो आंसर होगा 0, 1, 2, 3 फॉर n इज इक्वल टू 4। और आपसे पूछा जाए l की वैल्यूज कितनी है, कितनी वैल्यूज मिली आपको, एक वैल्यू मिली 0, एक मिली 1, एक मिली 2, एक मिली 3, मतलब टोटल जो l की वैल्यूज मिली वो कितनी मिली, 4 वैल्यूज आपको मिल रही है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ l, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l। दो क्वेश्चन है इसके साथ अराइज होते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 4 व्हाट इज वैल्यू ऑफ l, तो l की वैल्यू क्या आई थी 0, 1, 2, 3। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है फॉर n इज इक्वल टू 4 हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ l की कितनी वैल्यूज हैं, तो 1, ये 2, 3, 4। क्लियर होती है बात? अब आपको कभी कभी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए क्वेश्चन ऐसे ना आकर के आपको सबशेल बता देते हैं या ऑर्बिटल बता देते हैं। ठीक है, तो जब आपको ऑर्बिटल पता हो तो आपको l की वैल्यू कैसे पता लगानी है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन सपोज आपके पास ये है, आपको लिख दिया गया 3D7। ठीक है, 3D7 है, इसके लिए आपको बतानी है l की वैल्यू। किसकी वैल्यू बतानी है, l की। ठीक, तो देखो हम लोग इसके ऐसे अगर आपको ऑर्बिटल पता है और l निकालना है तो आप याद रखो l इज इक्वल टू अगर 0 है तो ऑर्बिटल बनेगा आपका s, l इज इक्वल टू अगर 1 है तो ऑर्बिटल बनेगा आपका p, l की वैल्यू अगर 2 होती है तो ऑर्बिटल बनेगा d, l की वैल्यू अगर 3 होती है तो ऑर्बिटल बनेगा f, l की वैल्यू अगर 4 होती है तो ऑर्बिटल बनेगा g। यहाँ तक में अपनी बात बन जाएगी। तो अगर देखो इसमें, तो ये जो होता है इसको कंपेयर किया जाता है कैसे, देखो 3D7 ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इसको कंपेयर कर दो NLX से। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को क्यों नंबर लिख देती हूँ। l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा गया था, l पूछा गया था। तो l किसके इक्वल आ जाएगा, d के इक्वल आ जाएगा। l किसके इक्वल जा रहा है, d के, और d के लिए क्या वैल्यू है l की
2 वैल्यू बताई मैंने, ये याद रखनी है आपको, यू हैव टू रिमेंबर कि L की वैल्यू 0 है तो किसकी बात हो रही है, S की, L की 1 है तो P की बात हो रही है, L की 2 वैल्यू है तो D की बात हो रही है। तो यहाँ पे D है तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये बात सबको क्लियर है या नहीं है बताइए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू n, और n क्या होता है आपका शेल नंबर, कितने शेल दिखाई दे रहे हैं उसमें वो हो जाएंगे। दूसरी चीज आपसे पूछा जाए एजीमुथल क्वांटम नंबर तो किसके बारे में बताएगा, सबशेल के बारे में। डी सबशेल है यहाँ पे, अगर हम बोले तो कौन सा सबशेल है, डी सबशेल है, इसकी इंफॉर्मेशन दी, और डी इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो एजीमुथल की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। अभी हमने बात की प्रिंसिपल की, फिर हमने बात की किसकी, एजीमुथल की। अब हम किसकी बात करें, मैग्नेटिक की। हाँ हाँ तो उसके अकॉर्डिंग तो ये 1 आ जाएगा ना, L की वैल्यू 1 आ जाएगी। हाँ n अगर 3 है तो L की वैल्यू 0 to n-1 होती है ना। बता रहे हैं, एक्सप्लेन करने दो। m बताते ही आंसर निकल आया। कहाँ खोए, मैग्नेटिक, अभी सारे सवालों के एक साथ जवाब मिलने वाले। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, किससे डिनोट करते हैं, m से या m l से, ऐसे लिखा होगा m या ml लिखा होगा। तो आप क्या समझेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो आपके पास n की वैल्यू थी तो आपने l निकाला, l कैसे निकाला था, 0 to n-1 से, n था तो आपने क्या निकाला l, l की वैल्यू क्या थी 0 to n-1। आपके पास l हो तो आप क्या निकालते हो m, m कैसे निकालोगे, m की वैल्यू होती है -l to +l इंक्लूडिंग 0। किसको इंक्लूड करेंगे, 0। देख पा रहे हैं, करें, वही क्वेश्चन उठाते हैं। n इज इक्वल टू गिवन है 4, तो पहले क्या निकालें, l निकालें। l की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, जो n की वैल्यू है उससे -1 कर दो और वहां तक ले जाओ 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू आपको पता है क्या है, -l to +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है। तो अब ये जो l है ना, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 3 है, सबके लिए m की वैल्यू अलग अलग होगी। देखो अगर आपके पास होता है l इज इक्वल टू 0 है ना, तो अब ये तो 0 ही है, तो इसमें -l और +l कहाँ से आएगा, तो इसके लिए m की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है 0। इसमें ना प्लस आता है और ना ही माइनस आता है। अगर आपके पास l की वैल्यू है 1, सपोज l की वैल्यू क्या है 1, तो m की वैल्यू क्या थी -l to +l इंक्लूड किसको करना है 0 को, तो क्या हो जाएगा -1 0 +1। क्लियर है बात, हाँ इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड कर दिया ना बीच में, छोटे से बड़ा कर लिया, -1 0 +1। अब यही अगर आपका l इज इक्वल टू 2 होता, जैसा कि यहाँ पे है 2 भी एक वैल्यू है, तो l इज इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी
-2 -1 0 +1 +2। समझ आ रही है बात? L की जो भी वैल्यू है उसके लिए M की वैल्यू कैसे निकालेंगे? -L टू +L, बीच में क्या करना है? 0 को भी आपको इंक्लूड। जैसे L की वैल्यू अगर 3 हो जाती तो M की वैल्यू क्या बनती? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आ गया सबको? क्लियर है? पक्का? डन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. अब देखो, अब S निकालना है तो S निकालने के लिए हमको देखना पड़ता है कि किस सब शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किस उसको फिल करना पड़ता है। फिल करके हम देखते हैं कि S की वैल्यू क्या आएगी, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी। हम N निकालना सीख गए, L निकालना सीख गए और M निकालना सीख गए। अब हमें क्या निकालना है? S निकालना है। उसके लिए क्या ध्यान रखना है? देखो, जैसे अगर आप S ऑर्बिटल की बात करते हो, ठीक है, तो S ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है? सिंगल होता है। और ऑर्बिटल को अगर हम बार बार डायग्राम ना बनाएं, S को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स्फीयर बनाएंगे, ठीक है। P को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डंबल बनाएंगे। D को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? डबल डंबल। F को बनाएंगे तो डिफाइन नहीं कर सकते इसलिए F लिख देंगे, ठीक। तो क्या ध्यान रखते हैं? S की अगर बात कर रहे हो तो S में अगर हम बात करते हैं S सबशेल की, तो उसमें एक ही S ऑर्बिटल होता है, एक S ऑर्बिटल होगा उसमें। और एक ऑर्बिटल अगर है तो उसको ऐसे एक ब्लॉक से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एक ब्लॉक से। ये शॉर्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि बार बार हम लीफ बना करके उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दिखाना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम लीफ और डबल डंबल ये सब बना करके हम दिखा नहीं सकते। तो हम कैसे दिखाते हैं कि अगर एक ऑर्बिटल है तो एक ब्लॉक बना दो, और S में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक। अब ये आपको, अगर आप P सबशेल की बात करो, अच्छा, S ऑर्बिटल का क्या मतलब था? L इज इक्वल टू क्या था? 0 था। P का क्या मतलब था? अभी बताया था, L इज इक्वल टू 1, है ना। ये बात सबको समझ आती है ना? ये अभी याद करने के लिए बोला था ये चीज। तो P का मतलब L इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। P सबशेल की बात करो तो 3p ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, और वो 3p का नाम क्या होता है? एक को बोलते हैं px, एक को बोलते हैं py, एक को बोलते हैं pz। अब 3 है तो क्या बना दो? एक साथ अगर इनको शो करना है तो 3 ब्लॉक बना दो। क्या लिख दिया? एक px py। यहां तक बात क्लियर है? यस मैम। अब D की बात कर लो। D सबशेल की अगर बात करो तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? उसमें 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5d ऑर्बिटल्स। अब 5 बनाने हैं तो कितने ब्लॉक बना दो? और d ऑर्बिटल के नाम क्या होते हैं याद है? dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या थी? एल की वैल्यू क्या थी? 2 थी। ठीक, अब ये तो ऑर्बिटल के नाम हो गए। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली थी? एम की वैल्यू क्या क्या निकाला था? -2, -1, 0, +1, +2। ये बात क्लियर है? यस मैम। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं 5, ये जो ऑर्बिटल्स बताए, इनके लिए m की वैल्यू इसके ऊपर लिखी जाती है ऐसे, -2, -1, 0, +1, +2। देख रहे हो कितने ऑर्बिटल्स हैं इसमें? 5 ऑर्बिटल्स। डी में कितने ऑर्बिटल हो गए? 5। इसी तरीके से अगर आपका L = 3 आ जाता है, L = क्या आ जाता है? 3, तो वो होता है F सबशेल की बात की जाती है और उसमें 7 F ऑर्बिटल होते हैं। कितने F ऑर्बिटल होते हैं? 7। तो 7 F ऑर्बिटल का मतलब 7 ब्लॉक्स बना दो। 7 हो गए? यस मैम। 7 हो गए? ठीक है, इसके लिए अगर m लिखना है तो m कैसे लिखेंगे? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, यस मैम। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे ये ब्लॉक क्यों बना रहे हैं हम, क्या पर्पस है ना? तो पहले तो एक लाइन में याद कर लो। क्या याद कर लो? क्या याद करना है? बताएं कि अगर S है तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा? 1। अगर P है तो उसमें ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। अगर D है तो ऑर्बिटल कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5। F है तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। बोलो डबल क्यों बना रहे हो? कहाँ डंबल बना रहे हैं? मतलब ये ब्लॉक्स क्यों बना रहे हो? मेरी मर्जी। और भी तो है ना? यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। पक्का? ठीक है, अब ये जो ब्लॉक जो हमने ये एक एक ब्लॉक बना दिया ना, इनको एक एक ऑर्बिटल बोलते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 1 ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप फिल कर सकते हो? 2। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। ठीक है, एम्प्टी। जैसे मान लो हम बोले कि ये ऑर्बिटल है तो इसको क्या बोलोगे? एम्प्टी। ये ऑर्बिटल है, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो, और ये ऑर्बिटल है, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक में मैक्सिमम 2 भर सकते हो। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं आपको तो इसको बोलोगे फुल फिल्ड। क्या बोलोगे इसको? फुल फिल्ड ऑर्बिटल। और अगर आपको यहाँ पे एक ब्लॉक में एक ही दिख रहा है तो इसको क्या कह सकते हो आप? हाँ। ये बात क्लियर है? यस मैम।
तो एक ऑर्बिटल में मिनिमम कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 0। एम्प्टी हो सकता है। मिनिमम बोले अगर तो मिनिमम में तो आपको नंबर बताना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। पर आपसे पूछा जाए कि 0 भी हो सकता है क्या, तो एम्प्टी भी पड़े हुए होते हैं। जीरो तो क्या करें? हाँ, जीरो मिनिमम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो 1 ही बोलोगे। और जीरो का भी और अगर 0 का पूछे कि भाई 0 भी हो सकता है क्या, तो आप बताओ हो सकता है, एम्प्टी होगा ऑर्बिटल। ठीक। और बाकी आपकी मर्जी है, आप जो ऑप्शन लगा के आ जाना, है ना। कोई टीचर भी अपनी मर्जी से नंबर हाँ, एब्सर्ड क्वेश्चन पूछोगे तो चार्टर लग जाएगा अभी। समझ आई बात कुछ? थोड़ी बहुत बहुत सारी। थोड़ी बहुत कुछ आई समझ में बात? ठीक। तो अगर F की बात कर रहे हैं हम, तो F में कितने ऑर्बिटल बताए हमने? 7 बताए। तो मैक्सिमम कितना भर सकते हो उसमें? 14। भाई अगर हम बात कर रहे हैं S की, तो इसमें 1 ही तो ब्लॉक था, तो इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2। और मिनिमम कितना हो सकता है? 1। ये बात सबके दिमाग में क्लियर है बिल्कुल अच्छे तरीके से? ये जो सिचुएशन होगी इसको क्या बोलोगे? फुलफिल्ड। और इस सिचुएशन को क्या बोलोगे? हाफ। ऐसे ही अगर P की बात करो, तो P में कितने होंगे? 3। तो अगर 3 में आपको इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, 6 ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम तो 1 ही हो सकता है। लेकिन हाफ फील्ड अगर बोले तो क्या होगा? हाफ फील्ड का मतलब होता है सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, सब में क्या करो? एक एक इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड ये सिचुएशन है। और अगर फुल फील्ड बोलोगे तो फुल फील्ड सिचुएशन ये 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। ठीक है। अब D की बात कर लो, तो D में हाफ फील्ड क्या होगा? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 5 ही होगा ना हाफ फील्ड, एक एक भर दो सब में। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो क्या सिस्टम हो जाएगा? हाफ फील्ड। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोल दोगे? अब आप बोलोगे कोई और सिचुएशन भी हो सकती है क्या? कोई और सिचुएशन भी हो सकती है क्या? एम्प्टी भी हो सकता है, पार्शियल फील्ड भी हो सकता है। D में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो वो हाफ है और ना ही फुल है, तो क्या होगा? पार्शियल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ना हाफ की सिचुएशन वाला हो और ना ही फुल की। D के लिए हाफ की सिचुएशन है 5 इलेक्ट्रॉन और फुल की सिचुएशन है 10। अब 5 और 10 के अलावा अगर होगा तो क्या बोलेंगे? पार्शियल फील्ड। ठीक, क्लियर है बात? अंशुल, आप खुद तो डिस्टर्ब हो ही, दूसरे को क्यों कर रहे हो, बगल वाले को? इसमें भी पता ही है, अब वही बात बार बार बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। अब S पे आ जाते हैं। S सिखाना चाह रहे थे ना आपको, स्पिन क्वांटम में। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को होता है। 1 2 3 4 5 6 ही बनाए क्या? एक और, ये फुल फील्ड हो गया, और 7 कर दो तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? इसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल। अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13, ये इतने, ये सब जो भी 7 और 4 के अलावा नंबर, अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या बोलोगे उसको? F में सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है, पार्शियल फील्ड। क्लियर है? अब देखो,
ये जो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया, एक को इस तरीके से, ये क्या बताता है? ये बताता है स्पिन क्वांटम नंबर को। किसको बताएगा? ये लास्ट वाली जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। एक को अगर, ये एजम्पशन है, अगर एक डायरेक्शन को क्लॉकवाइज मानते हो तो दूसरे को क्या मान लो? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तुम s की वैल्यू +½ लेते हो, तो ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए s की वैल्यू क्या लोगे? माइनस। इसके लिए अगर +½ लो तो इसके लिए क्या हो जाएगी? -½ +½ -½ +½ -½ क्या कर रहे हो अंशुल? क्यों होशियारी है? जल्दी बताओ। रजत क्या बात है? जल्दी बताओ, नहीं तो क्लास आगे बढ़ेगी नहीं। रजत तुम हंस रही हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। जल्दी बताओ क्या बात है? यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या हो गया? मैं ऐसे हंस रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस क्लियर हो गई बात? अब जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। 4-6 क्वेश्चन करवाएं। और क्या? 15 तक का तो टाइम है अपने पास। टाइम तो लेट ही शुरू हुई है। कब क्लास शुरू हुई है? टाइम